प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लेकर आए हैं। और इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, 2, 3, और तीनों वीडियोज में हम 10-10 क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके पास एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्लास 12 का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें दिखाया गया है कि किस चैप्टर के लिए, दोनों बुक की किस चैप्टर के लिए कितने मार्क्स अलॉटेड है। और आपके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। जैसे अगर फर्स्ट बुक की चर्चा करें तो द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर से आपके 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये जब जितने 6 चैप्टर हैं आपके ऊपर वाले बुक फर्स्ट के आपके, उसमें सभी से लगभग इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। सब में से 6 मार्क्स आएंगे। और जो ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर है उसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मार्क्स सेम रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर या फिर 6 मार्कर हो सकते हैं। तो ये उसी हिसाब से स्प्रेड आउट रहेगा। सेकेंड बुक में देखेंगे तो सेकेंड बुक में अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं। जैसे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो पहला चैप्टर है उसके लिए 6 मार्क्स। सेकेंड चैप्टर जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है उसके लिए 4 मार्क्स। थर्ड चैप्टर जो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, उसके लिए 2 मार्क्स, केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, फोर्थ चैप्टर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनल एस्पायरेशन से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो लास्ट चैप्टर है आपका 8वां, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी इस बुक में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो लास्ट चैप्टर, जो 8वां चैप्टर आपका है, उससे आएंगे। तो ये मार्क्स अलॉटेड है पर चैप्टर वाइज। ये आप एक सौ देख लेंगे, और जिस चैप्टर की ज्यादा वैल्यू है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो 40 नंबर और 40 नंबर दोनों बुक के लिए अलॉटेड है। तो ये एक कोर्स स्ट्रक्चर था जो भी आपकी जानकारी के लिए है, आपकी प्रिपरेशन के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए मददगार होगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप एक बार रिकैप करेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के साथ बहुत सारी चुनौतियां, क्योंकि जैसे देश हमारा बहुत लंबे समय बाद अंग्रेजों से आजाद हुआ था, और आजादी के साथ साथ हम एक गरीब देश में गिने जाते थे, और उसके साथ ही साथ हमारे देश जो है वो उसका पार्टीशन हो गया और एक पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में आया। तो उसके साथ ही साथ हमारे देश में बहुत ही दंगे हुए, क्रिमिनल वायलेंस देखने को मिला। तो पूरी विपरीत परिस्थितियां थी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित वही है कि आजादी के समय हमारे देश को, हमारे देश की सरकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो अगर चुनौतियों को, तो 3 प्रमुख चुनौतियां हमारे देश के सामने थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट चैलेंज, challenge to shape a nation. The first and the immediate challenge was to shape a nation. India was divided among various states at the time of independence. Hence, a great challenge arose to unify and integrate the country into one bond. Sardar Vallabhbhai Patel took upon himself to integrate these states either wishfully or diplomatically to be completed into different stages. देश हमारा, हम जैसे हम जानते हैं कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग धर्म के, जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और हमारा देश कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में
बटा हुआ था। प्रिंसली स्टेट्स 565 प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे देश में। इन सभी डाइवर्सिटीज को, इन सभी स्टेट्स को देश के साथ मिलाना, देश को यूनिफाई करना, इंटीग्रेट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को शांतिपूर्वक डिप्लोमेटिकली डील करने में जिस एक व्यक्ति को अगर श्रेय दिया जा सकता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से भारत देश को एकजुट किया और एक नेशन का शेप दिया। जो दूसरी चुनौती थी, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। द सेकेंड चैलेंज वाज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। India constituted representative democracy based on parliamentary form of government, and it was a great challenge to develop these democratic practices in the nation. तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे पास थी देश में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। और यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूं कि ये शायद अब तक दुनिया में ये माना जाता था कि दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो एजुकेटेड कंट्री हैं, वहीं पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। इंडिया जैसे बड़े देश में और इंडिया जैसे डाइवर्सिटी वाले देश में, जहां की 85% पॉपुलेशन इलिटरेट थी, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और अपने देश के लिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेज को एस्टेब्लिश करना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हमने इसको अच्छी तरह से साबित भी किया है और डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। जो तीसरा चैलेंज है, टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर सम सेक्शंस। The Constitution clearly laid down the principle of equality and the special protection to socially disadvantaged group and religious and cultural communities. तो सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे देश में कि सभी लोगों की देखभाल करना, सभी लोगों को सोशल बेनिफिट्स पहुंचाना और देश को डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश करना। और इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी के प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया है। रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज को और दूसरे सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को हमने इक्वालिटी दी है, सोशल स्पेशल प्रोटेक्शन भी दिया है। तो हम इन तीनों चुनौतियों से आज के दौर में देखें तो बहुत अच्छी तरह से हमने उस पर कोप आउट किया है, उसको फुलफिल किया है। सेकेंड क्वेश्चन, एनालाइज एनी 6 consequences ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी के साथ ही हमारे देश का विभाजन दो देशों के बीच में हो गया, भारत और पाकिस्तान दो देश बने। और जो पूरे विभाजन की जो प्रक्रिया थी, उस दौरान देश में बहुत ही बड़े पैमाने पर कम्युनल वायलेंस देखने को मिले। और मैं आपको रिकॉल के लिए आपको हिंट देना चाहता हूं कि आपने एक फिल्म आई थी गदर एक प्रेम कथा देखी होगी। उस फिल्म में बहुत सारी देख करके आपको अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन इन 1947। आप उस फिल्म को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं और जो आंसर भी हैगा उसी के आसपास आपको यहाँ से देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर देयर वर लार्ज स्केल किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज। इन द नेम ऑफ रिलीजन, पीपल ऑफ वन कम्युनिटी killed the people of another community. Minorities were forced to abandon their homes and move across borders. On both sides, thousands of women were raped, abducted, and killed. The partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. More than 5 lakh people were killed due to partition. तो पूरी जो पार्टीशन की प्रक्रिया थी वो बहुत ही कष्टप्रद थी, दो बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों के लिए, खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे एट्रोसिटीज के एग्जाम्पल आए, रिलीजन के नाम पर बहुत सारे लोग किल कर दिए गए दूसरे कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, और माइनॉरिटीज को अपने घरों को छोड़ करके बॉर्डर के पार जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये पूरी जो है वाकई में ये पूरा जो प्रोसेस था उस दौरान जो घटनाएं थी वो बहुत ही पेनफुल थी, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं।
Second point, the people who crossed the border found that they had no home. For lakh of people, independence meant life in refugee camps. तो लाखों लोगों के लिए जब जब जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके और अपना घर छोड़ करके दूसरे देश में बॉर्डर क्रॉस करके जब गए, बॉर्डर के दोनों ओर, वहां उनके लिए कोई घर नहीं था, उनको रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। और रिफ्यूजी कैंप की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया गया है कि लाखों लोगों के लिए देश की आजादी का मतलब कैंप में जो जीवन है वो बिताना पड़ रहा था। Point number 3, even after large scale migration of Muslims to Pakistan, about 12% of the total population of India was Muslims. देश से, भारत से बहुत सारे मुस्लिम जो है माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए, बावजूद उसके इंडिया की पॉपुलेशन के 12% मुसलमान अभी भी यहाँ रह गए। The biggest problem before the Indian government was now to deal with Muslim minorities and other religious groups. और भारत सरकार के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी कि इनको मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ डील करना, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करना। पार्टीशन आल्सो मीन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। तो पार्टीशन में केवल जमीनें नहीं दी गई, और भी जो प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स थे उनका भी डिवीजन हुआ। द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वर आल्सो डिवाइडेड। और एम्प्लॉइज भी जो थे, कर्मचारी थे सरकार के, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच उनका भी बंटवारा हुआ। The creation of India and Pakistan disrupted the existing trading network. Due to the partition, Bengal was divided into East Bengal and West Bengal. Similarly, Punjab was divided into the Punjab province of West Pakistan and Indian state of Punjab. तो देश के विभाजन के साथ साथ ही देश के दो राज्यों का विभाजन हुआ, जैसे बंगाल, ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान में चला गया, और वेस्ट बंगाल जो भारत के साथ रहा। उसी तरह से पंजाब भी जो है वो डिवाइड किया गया, और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है और दूसरा हिस्सा भारत के पास है। तो दो राज्यों का भी विभाजन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडिया। हैदराबाद राज्य का भारत संघ में विलय। Circumstances that led to the accession of Hyderabad to India. Hyderabad was the largest princely estates of India. Its ruler carried the title Nizam and he was one of the world's richest men. तो सबसे बड़ा राज्य हैदराबाद था ब्रिटिश इंडिया में, और वहां के जो शासक थे उनको निजाम कहा जाता था। निजाम दुनिया के अमीर लोगों में से एक हुआ करते थे। The Nizam wanted to an independent status for Hyderabad. जब ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों ने किया तो उसमें एक जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास एक ऑप्शन था कि वो या तो भारत के पास में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर चाहे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रखें। ये निर्णय वहां के रूलर्स को लेना था, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के ऊपर लेना था। ऐसी परिस्थिति में हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने का फैसला लिया, भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। He entered into the standstill agreement with India in November 1947. जबकि भारत की सरकार, हैदराबाद जो है भारत की सरकार के लिए एक स्ट्रेटजिक था, और भारत की सरकार चाहती थी कि हैदराबाद जो है वो भारत संघ में विलय हो जाए। इस बीच हैदराबाद के निजाम ने अपनी इंडिया के साथ नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, यानी यथा स्थिति बनाए रखने का एग्रीमेंट भारत सरकार और निजाम के बीच में हुआ 1 साल के लिए। 1 साल तक जो स्थिति है उसी पर रखी जाए और बीच में बातचीत जो है वो जारी रहे। एक पॉलिटिकल मूवमेंट। इन द मीन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम्स रूल गैदर्ड फोर्स। इसी बीच हैदराबाद के लोगों का वहां के निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन वाज द विक्टिम ऑफ निजाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। वुमेन आल्सो ज्वाइंड द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। और पीजेंट्री और वुमेन्स ने वहां के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया निजाम के ऑपरेशन रूल के खिलाफ। द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। तो हैदराबाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी हैदराबाद की
ये इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, फोरफ्रंट पे थे। द निजाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलेजिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द रजाकार्स ऑन द पीपल। They murdered, maimed, raped and looted, targeting particularly the non-Muslims. हैदराबाद के निजाम के जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसका नाम रजाकार था। रजाकार अपने कम्युनल फेस के लिए जाने जाते थे, सांप्रदायिक हिंसा के लिए जाने जाते थे। तो निजाम ने इस आंदोलन से निपटने के लिए अपने रजाकार्स को भेजा और रजाकार्स ने स्पेशली नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया और उनको मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड द नॉन मुस्लिम्स। भारत की सरकार को देखा कि जब स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है तो भारत की सरकार ने आर्मी को वहां पर एक्शन लेने के लिए आदेश दे दिए। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निजाम्स फोर्सेज। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग द निजाम सरेंडर। और कुछ दिनों में ही निजाम की आर्मी ने सरेंडर कर दिया और इस प्रकार दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन इन इंडिया। और इस तरह भारत संघ में हैदराबाद का विलय हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द टास्क ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, व्हाट वाज इट्स मोस्ट सैलिएंट रिकमेंडेशंस। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि देश की आजादी के बाद लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग जो है वो जोर पकड़ने पड़ी। सरकार इस मुद्दे को कुछ समय के लिए टालना चाहती थी, लेकिन खास तौर से आंध्र में आंदोलन को ध्यान में रखते हुए जब वहां के नेता पोट्टी श्रीरामुलु की जो इंडेफिनिट फास्ट था उसके कारण उनकी मौत हो गई, तो वहां आंदोलन जो है वो बहुत आक्रोश में आ गया और फिर सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य के लिए भाषाई आधार पर मान्यता देनी पड़ी और दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। इस घटना के बाद पूरे देश में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ने पड़ी। The formation of Andhra Pradesh spurred the struggle for making the other states on linguistic lines in other parts of the country. देश के दूसरे हिस्सों में भी आंध्रा के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की डिमांड उठने लगी। These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission to look into the question of redrawing of the boundaries of the state. और इसके दबाव में आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा स्टेट्स के बाउंड्री की रीड्राइंग के लिए। इन 1953 द गवर्नमेंट constituted a state reorganization commission headed by the former judge of the Supreme Court, Justice फजल अली। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कर दिया और इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी एंड ऑफ 3 स्टेट सिस्टम और स्टेट्स नो एज ABC। जो 3 स्टेज सिस्टम था स्टेट्स का, जो क्लासिफिकेशन था ABC में, उसको जो है समाप्त कर दिया जाए। Bearing only 3 union territories, Andaman and Nicobar, Delhi and Manipur, the rest of the union territories should be merged with their immediate states. बाकी सभी जो है इन 3 को छोड़ करके सभी यूटीज को स्टेट्स के साथ मर्ज कर दिया गया और द बाउंड्री ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्री ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेज। और जो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था SRC का वो ये था कि जो स्टेट की बाउंड्री है, जो स्टेट की बाउंड्री की जो रीडिफाइन करना है वह ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज होना चाहिए। द कमीशन रिप्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955 एंड बेस्ड ऑन दिस द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड इन पार्लियामेंट व्हिच लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। तो इस कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो 1955 में पेश की और इस रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट में 1956 में
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया और उसके साथ ही 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन हुआ। ये रिकमेंडेशन थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। क्वेश्चन नंबर 5, highlight the 4 major difficulties faced by both India and Pakistan due to the process of partition in 1947। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, ये दो क्वेश्चन आपस में देखने में कभी कभी एक जैसे लगते हैं और कई बार हमने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भी यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हुए देखा है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था तो उस क्वेश्चन में था कि व्हाट वाज द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। समझ गए ना, वो आजादी के समय देश के पहले क्या चुनौतियां थी और इसमें पूछा रहा पार्टीशन में क्या समस्याएं आई। तो ये ध्यान रखना है और ये दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है, तो कई बार हमने अच्छे अच्छे बच्चों को गलती करते हुए देखा है, तो ये बिल्कुल ब्लंडर नहीं होना चाहिए। ये पार्टीशन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, देश का जो विभाजन हो रहा था उसमें क्या समस्याएं आई। तो देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देश में इंडिया के अंदर कोई ऐसी मुस्लिम मेजोरिटी, क्योंकि हमारे देश का जो पार्टीशन था वह सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था कि मुस्लिम के लिए अलग देश और हिंदुओं के लिए अलग देश, क्योंकि दोनों अलग अलग कम्युनिटी है। लेकिन विभाजन के समय देश में ऐसा कोई पार्टिकुलर एरिया नहीं था जिसको कहा जा सके कि यह मुस्लिम एरिया है और ये पाकिस्तान को दे दिया जाए। जो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी दोनों साथ साथ ही रहती थी और पूरा जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो पूरे देश में बिखरा हुआ था, पूरे देश में स्प्रेड आउट था। ये समस्या थी। ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान। और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे वो लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, खान अब्दुल गफ्फार खान, known as Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the two nation theory। देश के बहुत बड़े नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सिंध प्रांत के नेता थे और जिन्होंने अपने समय में लाल कुर्ती मूवमेंट चलाया था, उनको फ्रंटियर गांधी के, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, फ्रंटियर गांधी। वह मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी के बहुत बड़े विरोधी थे, अपोज कर रहे थे। Two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim were also in large numbers। देश के दो राज्य बंगाल और पंजाब, इनमें कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी तो थी लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां नॉन मुस्लिम की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो हम पूरा का पूरा पंजाब और बंगाल भी पाकिस्तान में नहीं दे सकते थे। Lakh of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped। और इन इलाकों में जब इन दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे हिंदू और सिख जो पंजाब पाकिस्तान वाले इलाके में थे वो वहां माइनॉरिटीज में थे और बहुत सारे जो मुस्लिम थे जो इंडियन टेरिटरी थी उसमें माइनॉरिटी में थे और दोनों तरह की माइनॉरिटीज बिल्कुल ट्रैप हो गई थी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण घटना थी, बहुत ही दुखदायी घटना थी दोनों देशों के बीच, दोनों देशों को लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, how did the methods of voting in India go on changing from time to time till today? Explain।
आजादी के बाद से पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव की प्रक्रिया में कई सारे बदलाव किए गए हैं एज अ इलेक्टोरल रिफॉर्म। पूरी चुनाव प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी और उसकी अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये परिवर्तन समय के अनुसार, समय की आवश्यकता अनुसार किए गए हैं। तो उसी को हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन सी बदलाव हमें समय समय पर देखने को मिला है। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन it was decided to place a box inside the each polling booth for each candidate with the election symbol of that candidate. Each voter was given a blank ballot paper which they had to drop into the box of the candidate they wanted to vote for. जब 1951-52 में जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ उसमें हर पोलिंग बूथ के अंदर हर कैंडिडेट के लिए एक एक बॉक्स रख दिए गए और उस बॉक्स के ऊपर उस कैंडिडेट का नाम और उसका इलेक्शन सिंबल जो है बॉक्स के ऊपर रख दिया गया है। वोटर को एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाता था और वो अपनी जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता है ब्लैंक बैलेट पेपर को उस कैंडिडेट के बॉक्स में ड्रॉप कर देता था। एक सिंपल तरीका चुनाव का अपनाया गया पहले आम चुनाव में। तो पहला आम चुनाव और दूसरा आम चुनाव 51 और 56 का जो चुनाव है 57 का वह इसी तरीके से हुआ। तीसरे आम चुनाव में परिवर्तन किया गया। आफ्टर द फर्स्ट टू इलेक्शंस द मेथड वाज चेंज्ड। नाउ the ballot paper carried the names and symbols of all the candidates and the voters are required to put a stamp on the name of the candidate of his choice. इसमें जो बैलेट पेपर आया पहली बार 1961 के तीसरे आम चुनाव में भारतीय चुनाव प्रक्रिया में बैलेट पेपर को शामिल किया गया। इस बैलेट पेपर में कैंडिडेट का नाम और इलेक्शन सिंबल है वो बैलेट पेपर के ऊपर रहता है और जो वोटर है उसको अपने चॉइस के कैंडिडेट के नाम के सामने एक स्टैंप लगानी होती है। तो पहली बार बैलेट पेपर का यूज 1961 के तीसरे आम चुनाव में किया। Towards the end of 1990s, the Election Commission started using EVM, Electronic Voting Machine. भारत जैसे बड़े देश में बैलेट पेपर को के साथ इलेक्शन करवाना और फिर काउंटिंग करवाने की जो प्रक्रिया थी वो बड़ी लंबी हो जाती थी। तो हमारे चुनाव आयोग ने 1990s के आखिर में जाकर ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की से इलेक्शन करवाने की शुरुआत कर दी और बाय 2004 द इंटायर कंट्री हैड शिफ्टेड टू ईवीएम और 2002-4 तक पूरे देश में ईवीएम से चुनाव होने लगे और नाउ इट इज यूज्ड ऑल ओवर द इंडिया। तो अब पूरे देश में ईवीएम से ही चुनाव आते हैं। अब ईवीएम पर भी कुछ पार्टियों के द्वारा उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के उसकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के कई संदेह व्यक्त किए गए। तो अगर किसी लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर चुनाव प्रक्रिया में की जो सबसे बड़ी ताकत है वह है उसकी विश्वसनीयता, ताकि लोगों को ये विश्वास बना रहे कि देश का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होता है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठता है, तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वह स्पष्ट करे कि पूरी प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है और इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहे हैं। तो जब ईवीएम को लेकर के कुछ सवाल उठाए गए तो चुनाव आयोग ने ट्रांसपेरेंसी के लिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए वीवीपैट मशीन की शुरुआत की। एंड नाउ वीवीपैट
voter verifiable paper audit trail is being used to ensure transparency in election. अब जो है एक और मशीन ऐड कर दी गई, और जिसमें और हम जब ईवीएम के ऊपर अपने चॉइस के कैंडिडेट के नाम के सामने बटन हम दबाते हैं तो एक स्लिप जो है निकलती है इस मशीन के अंतर्गत, जिसमें हमारे चॉइस के कैंडिडेट का सिंबल जो है वो दिखाई होता है, और उसको देख करके हम इंश्योर कर लेते हैं कि हमारा वोट जो है तो हमारे चॉइस के कैंडिडेट के पास ही गया है। इस तरह हमारे चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। भारत जैसे बड़े देश में चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, और उसमें बहुत सारी समस्याएं भी चुनाव आयोग के सामने आई। तो challenges faced by the Election Commission of India before the first general elections are to hold a free and fair election in a country of India's size. भारत जैसे बड़े देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना सबसे बड़ी चुनौती थी। Holding elections required delimitation or drawing of boundary of the electoral constituencies, and this task took a long time. तो चुनाव के लिए सबसे पहले जरूरी था कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को डिफाइन करना, डिलिमिटेशन करना, और ये बहुत ही समय लेने वाला कार्य था। इट आल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स, इट आल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम। पहली बार चुनाव हो रहे थे तो नए सिरे से पूरे देश के वोटर्स का इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना भी एक बहुत बड़ा काम था, इसमें ही बहुत समय लगने वाला था। When the first draft of the electoral rolls was published, it was found that the names of the nearly 40 lakh were not recorded in the list. तो देखा गया कि लगभग जब पहला ड्राफ्ट आया इलेक्टोरल रोल का तो देखा गया 40 लाख महिलाओं के नाम उसमें से गायब थे। देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, लगभग देश में मतदाताओं की कुल संख्या 17 करोड़ थी, who had to elect about 3200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. तो 3200 MLAs और 489 MPs का चुनाव होना था। Only 15% of these eligible voters were literate, और देश की आबादी की जो वोटर्स थे उनकी केवल 15% ही लोग लिटरेट थे, बाकी 85% लोग इलिटरेट थे। तो देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। क्योंकि देश की ज्यादातर जनसंख्या अनपढ़ थी, इसलिए अब चुनाव आयोग को एक ऐसे स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग के बारे में सोचना था जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। चुनाव करवाने के लिए लगभग 3 लाख अधिकारियों के और कर्मचारियों के ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाना था। यह भी एक बहुत बड़ा चुनाव आयोग का काम था। ये पूरा जो है कार्यक्रम, जो पहला आम चुनाव था, चुनाव आयोग के लिए एक वाकई में बहुत कठिन काम था, जिसको हमारे चुनाव आयोग ने बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया और पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हाईलाइट एनी 3 मेजर रीजन्स फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि हम भारत के चुनावी राजनीति को देखें तो शुरुआत के लगभग 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा, यानी लगभग 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ चुनाव जीती, शानदार जीत हासिल करी। विपक्षी पार्टियों को बहुत कम सफलता। तो पूछा गया है कि इस कांग्रेस की डोमिनेंस के वर्चस्व के क्या कारण रहे, उसी को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस पार्टी हैड इनहेरिटेड द लीगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जो आजादी की पूरी लड़ाई लड़ी गई थी वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई थी और इसी का लाभ कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मिला। It was the only party then to have an organization spread all over the world. तो फ्रीडम फाइट्स के दौरान ही कांग्रेस पार्टी का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था और इस तरह से हम देखेंगे तो विपक्षी पार्टियों से कंपेयर करते हैं तो पूरे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है फैला हुआ था कांग्रेस पार्टी का, एक मजबूत संगठन था। द पार्टी हैड the most popular and charismatic leader in Indian politics. कांग्रेस पार्टी के पास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए बहुत ही पॉपुलर और करिश्मेटिक लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू। टोकन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टियां थी वो बहुत ही कमजोर थी, उनका उतना मजबूत संगठन नहीं था। सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक सोशल और आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही थी। कांग्रेस के अंदर सभी सामाजिक समूहों के लोग थे, सभी विचारधाराओं के लोग थे, सबको साथ लेकर चल रही थी। टॉलरेंस ऑफ फैक्शंस, कांग्रेस के अंदर भी जो बहुत सारे समूह थे, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप थे, उनके बीच टॉलरेंस था। कांग्रेस पार्टी के अंदर सबकी सुनी जाती थी, सबका सहयोग समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त था। The electoral system of our country also worked in favor of the Congress party. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो डोमिनेंस था, जो बड़ी जीत थी, उसमें हमारे इलेक्टोरल सिस्टम जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसका भी बहुत बेनिफिट मिला। क्योंकि हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने 2/3 सीटें तक जीती, लेकिन जो वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का था वो 45% था। तो ये कैसे संभव हुआ? तो इट्स ओनली फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ FPTP, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जैसा था जिसमें सभी प्रकार के सोशल ग्रुप्स और सभी प्रकार के आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स शामिल थे। इसी को इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे कांग्रेस एक सोशल कोलिशन था और कैसे आइडियोलॉजिकल कोलिशन था। तो कांग्रेस एज अ सोशल कोलिशन, द कांग्रेस पार्टी बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलीट। जब कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी, माना जाता है को अंग्रेजी बोलने वाले जो इलीट क्लास थे, अपर कास्ट के लोग थे, अपर मिडिल क्लास के लोग थे, शहरी लोग थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की थी। बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड इट सोशल बेस वाइडेंड। लेकिन जैसे जैसे सामाजिक आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जाते रहे, वैसे वैसे इसका सोशल बेस जो है वो बढ़ता गया और इस दौरान इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स। इसने अंदर समाज के सभी समूहों को शामिल कर लिया। हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कंट्राडिक्टरी, ऐसे समूह जिनके आपस के जिनके अपने इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे थे, उनको भी इनको अपने साथ कांग्रेस ने जोड़ा। पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन dwellers एंड विलेजर्स, वर्कर एंड ओनर्स, middle, lower and upper classes and castes all found space in the Congress. समाज के हर तबके के लोगों को कांग्रेस में जगह मिली और इस तरह कांग्रेस जो है एक सोशल कोलिशन के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक उसी तरह कांग्रेस एज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन, तो इट accommodated the revolutionary and pacifist, conservatives and radicals, extremists and moderates, the right and the left, and all shades of the center। सभी प्रकार के विचारधारा वाले, आइडियोलॉजी वाले लोगों को कांग्रेस ने अपने अंदर शामिल किया। द कांग्रेस was a platform for numerous groups, interest
and even political parties to take part in the national movement. अलग अलग विचार के अलग अलग ग्रुप, इंटरेस्ट वाले ग्रुप और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने पूरे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो सब कांग्रेस ने उसको प्लेटफॉर्म दिया. In pre-independence days, many organizations and parties with their own constitutions. ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी का एक कितना एक कोलिशन स्ट्रक्चर था कि इसके अंदर वे पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप्स भी शामिल थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रखते थे, खुद का संविधान रखते थे और अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी उनका अलग था, बावजूद उसके वो कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कर रहे थे. तो एक कांग्रेस जो है इस तरह से एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन के रूप में इस्टेब्लिश हुई. क्वेश्चन नंबर 10. Which two models of the modern development were there before India on the eve of independence? Which model did India decide to choose and why? आजादी के समय भारत के सामने जो प्रमुख चुनौतियों में से एक चुनौती थी, देश का डेवलपमेंट करना, देश का विकास करना और लोगों की गरीबी को दूर करना. तो भारत के समय कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल थे डेवलपमेंट को लेकर के, कौन कौन से मॉडल थे और भारत ने क्या डिसाइड किया और क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट. पूरी दुनिया में उस समय दो मॉडल डेवलपमेंट के थे भारत के सामने. पहला द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज इन मच ऑफ यूरोप एंड द यूएस, एंड द सोशलिस्ट मॉडल एज इन द यूएसएसआर. जब भारत आजाद हुआ तो उसमें विश्व राजनीति में कोल्ड वार का समय था. और कोल्ड वार जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया जो है बाइपोलर थी और एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाला यूएस और दूसरा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाला यूएसएसआर. ये दोनों मॉडल जो है डेवलपमेंट के दुनिया के सामने थे, भारत के सामने थे. There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of development. बहुत सारे लोग भारत में ऐसे थे जो सोवियत मॉडल जो डेवलपमेंट था उसको लेकर के काफी इम्प्रेस्ड थे. वहीं दूसरी ओर देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर्स ऑफ अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट. कुछ लोग अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट मॉडल था उसके भी प्रभावित थे. द नेशनलिस्ट लीडर were clear that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government. आजादी की लड़ाई के साथ ही साथ देश की आजादी के बाद भी हमारे नेता जो थे वो इस मामले में क्लियर थे कि गरीबी हटाने और सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो टास्क है वो गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी है, वो सरकार को करना है. देयर वर डिबेट्स अमंग देम, तो बहुत सारे चर्चाएं चल रही थी. फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी द प्रेफर्ड पाथ, फॉर अदर्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन पार्टिकुलर एलिविएशन ऑफ द रूरल पॉवर्टी वाज द प्रायोरिटी. कुछ लोग चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा प्रेफर किया जाए और उसके माध्यम से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग जो थे उनका तर्क था कि हमें कृषि, एग्रीकल्चर और जो गांव जो रूरल पॉवर्टी है उसको दूर करने की प्रायोरिटी दी जानी चाहिए. एक बहस का मुद्दा देश में चल रहा था. डिस्पाइट ऑफ वेरियस डिफरेंसेज देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट, that development could not be left to private sectors. तमाम तर्क, तमाम डिस्कशन के बावजूद भी, डिफरेंसेस के बावजूद भी एक बात पर सहमति थी कि जो डेवलपमेंट का मामला है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता. That there was the need for the government to develop a design or plan for government.
सरकार को डिजाइन प्लान, डेवलपमेंट का प्लान और डिजाइन तय करने की आवश्यकता है। इस बात पर सबकी सहमति थी। और लास्ट में, इंडिया एडॉप्टेड नाइदर अ कैपिटलिस्ट मॉडल नॉर सोशलिस्ट मॉडल। हमने दोनों में से किसी मॉडल को नहीं अपनाया। इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों मॉडल्स की जो अच्छी बातें अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल थी, उनको हमने शामिल किया। भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की। ये सभी क्वेश्चन आपकी आने वाली सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। अगले 2 वीडियो में हम 10 और 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तभी तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स को बहुत ही गंभीरता से ले रहे होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आप सभी का धन्यवाद।